सोचिए अगर अचानक आपका शहर जम जाए, तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और दुनिया की 90% से अधिक आबादी जमकर मर गई। हफ्तों की ठंड के बाद जो लोग अपने घरों में बचे हैं, उनका पानी और बिजली काट दिया गया है। खाने के लिए कुछ नहीं होने और गर्म रहने का कोई उपाय नहीं होने के कारण हर कोई भूखा मरता है। हमारा नायक एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने दुनिया के अंत की तैयारी की है और उसका जीवन आरामदायक है। और जो लोग उसकी कीमत वहन कर सकते हैं, उनके लिए वह थोड़ा भोजन उपलब्ध करा सकता है। उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ लड़के, लेकिन सब कुछ ठीक से शुरू नहीं हुआ। सच तो यह है कि वर्ष 2050 में एक तारे के विस्फोट के कारण पृथ्वी हिमनद में प्रवेश कर गई। झांग यी ने वॉलमार्ट के गोदाम में काम किया और इस तरह ढेर सारा खाना इकट्ठा करने में कामयाब रहे। सर्वनाश में जिस लड़की को वह पसंद करता था, वह पड़ोसियों के एक समूह के साथ उसके घर में घुस गई और अल का खाना चुरा लिया। वह स्वीकार करती है कि उसने दरवाजा खोलने के लिए उसे धोखा दिया था। अपनी मृत्युशैया पर झांग यी ने कसम खाई कि यदि वह उसे नरक में ढूंढ सका तो वह अपना बदला लेगा। किसी कारण से वह सब कुछ घटित होने से 3 महीने पहले समय पर लौट आता है। आश्चर्यचकित होकर वह कसम खाता है कि वह अब लड़की का आशिक नहीं बनेगा, उन लोगों से बदला लेगा जो इसके लायक हैं और अपने पड़ोसियों को पीड़ित होते देखने के साथ साथ इसका आनंद भी उठाएगा। कड़ाके की ठंड आने में अभी 3 महीने बाकी हैं। उसकी प्राथमिकता दुनिया के अंत से पहले अपनी जरूरत की हर चीज जमा करना और एक सुरक्षित घर बनाना है। जैसे ही उसने सोचा कि अपनी योजना कैसे शुरू की जाए, एक चमकदार रोशनी उसकी आंखों से होकर गुजरती है और अंधेपन के बजाय उसे पता चलता है कि वह चीजों को गेम इन्वेंट्री की तरह एक अलग आयाम में भेज सकता है। उनका विचार यहाँ भोजन का एक पूरा सुपरमार्केट जमा करना है, ताकि उन्हें वर्षों तक भोजन और पेय के बारे में चिंता न करनी पड़े। यह सोचते हुए कि वह 3 महीनों में कितना अच्छा भोजन नहीं खा पाएगा, झांग यी खुद को सामान देने के लिए एक लग्जरी रेस्तरां में जाता है, 50,000 कोरियाई वॉन खर्च करता है और यह सब अपने क्रेडिट कार्ड पर डालता है, क्योंकि 3 महीनों में अल उसका परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लड़की फैन युकिन, जिससे वह वर्षों से प्यार करता था और कभी उसके साथ नहीं जा सका और जिसने अपने पिछले जीवन में उसे धोखा दिया था, अपने दोस्त के साथ उसने देखा कि वह एक लग्जरी रेस्तरां में गया था। उसकी सहेली कहती है कि वह भाग्यशाली है क्योंकि यह हारा हुआ व्यक्ति उसके लिए सब कुछ करता है और उसे अब अमीर होना चाहिए। फैन युक्विन ने मेरे पिछले जीवन में निर्दोष और कुंवारी होने का नाटक किया और अंत में मेरे पास जो कुछ भी था वह सब चुरा लिया, यहाँ तक कि आपकी बाहें भी। अभी मैं उस कुतिया को यही मारना चाहता हूँ, लेकिन इससे मुझे जेल हो जाएगी। मुझे कुछ करने के लिए दुनिया के अंत तक इंतजार करना होगा। झांग यी ने अपना बैंक कार्ड दिखाते हुए पूछा, क्या आप सुपरमार्केट में खरीदारी के लिए जाना चाहते हैं? वह उन दोनों का उपयोग सब कुछ ले जाने के लिए करता है और दिखाता है कि अब उसके पास पैसा है और वे कुछ लाभ कमाने की उम्मीद में खुशी से स्वीकार करते हैं। वे पूछते हैं, इतना भोजन क्यों? और नायक कहता है, आप कभी नहीं जानते कि कब सर्वनाश हो जाए और तैयार रहना अच्छा है। दोनों अवसरवादियों की शिकायत है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और वे उस पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। अब झांग यी ने उन्हें एक शानदार रात्रिभोज दिया है, जैसा कि उसने पहले खाया था। अंदर ही अंदर ठंडे स्वर में हंसते हुए झांग यी उस समय का इंतजार कर रहा है जब उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने की उसकी बारी है। मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। बाजार से बाहर निकलने पर उसकी चाची लिन अपने पोते के साथ कहती है, तुम यह सब अकेले नहीं खा सकते, कुछ अपनी मौसी को दे दो। इतना कहने के बाद 5 साल का पोता उनका शॉपिंग कार्ट चुरा लेता है। झांग यी इसे वापस ले लेता है। क्षमा करें, मैं यह सब अकेले ही खा लूंगा। बच्चा झांग यी को कोसते हुए नखरे दिखाने लगता है। यदि तुमने ऐसा जारी रखा तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। बच्चा तुरंत रोने लगता है। आंटी लिन पूछती है कि वह क्या कर रहा है। एक वयस्क एक बच्चे से लड़ रहा है और कहती है कि वह चॉकलेट खरीदेगी, वह बाद में पैसे ट्रांसफर कर देगी। वह अपना क्यूआर कोड दिखाता है और कहता है कि बाद में नहीं, अभी उसकी बूढ़ी औरत, इसे अभी दे दो या इसे खरीदने के लिए बाजार जाओ। वह आंटी लिन को नाराज छोड़कर चला जाता है। घर पहुंचकर फैन युक्विन ने उसे आंख मारी और दोनों ने उससे कहा कि वह उनके बारे में न भूले। मैंने उन कुतियाओं के चेहरे पर दरवाजा पटक दिया। दोनों को दूर भेजने के बाद झांग यी ने अल द्वारा खरीदा गया भोजन भंडारण स्थान में रख दिया, यह देखने के लिए कि क्या यह समय के साथ खराब हो जाता है। उसे अभी भी बहुत कुछ करना है, हीटिंग उपकरणों और चिकित्सा आपूर्ति के साथ एक अभेद्य किले का निर्माण करना है। यह भी बहुत अच्छा होगा यदि उसे कुछ हथियार मिल सकें। हिमयुग आने में अभी 3 महीने बाकी हैं। तब तक उसे जितनी जल्दी हो सके अपना सब कुछ बेचना होगा और अधिक प्राप्त करना होगा। अगले दिन भंडारण स्थान को देखते हुए वह भोजन की ताजगी की जांच करता है और उसे पता चलता है कि जीवित प्राणियों को संग्रहित नहीं किया जा सकता है, लेकिन भोजन उतना ही ताजा रहता है जितना उसने भंडारण के समय रखा था। यह जानकर झांग यी ने अपना फोन उठाया और सर्वश्रेष्ठ स्थानीय रेस्तरां से संपर्क किया और डिलीवरी के लिए 500 पूर्ण भोजन का ऑर्डर दिया। उन्होंने समझाया कि वह 3 दिन 3 रात की दावत की मेजबानी करेंगे, इसलिए उन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता है। उनका अगला कदम अपनी संपत्ति का दस्तावेज ढूंढना और अपने अपार्टमेंट को गिरवी रखने के लिए बैंक जाना था। यह मानते हुए कि सर्वनाश के बाद पैसा बेकार कागज बन जाएगा, झांग यी ने अपने अपार्टमेंट को संपार्श्विक के रूप में ऋण लेने का फैसला किया। 3 महीने में वह इस लोन का भुगतान कर देंगे। प्रबंधक ने चेतावनी दी कि ब्याज दर थोड़ी अधिक होगी, लेकिन यह सुनकर झांग यी ने अपने हाथ रगड़े, यह संकेत देते हुए कि ब्याज दरें अधिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे 9 मिलियन युवा मिले और वह 3 महीने में 30 मिलियन युवा का भुगतान करेगा या अपना घर और कार खो देगा। इसके बाद वह सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कंपनी के पास गया। एक व्यवसाय प्रबंधक ने संपर्क किया और पूछा कि क्या उसे सहायता की आवश्यकता है।
झांग यी ने सर्वनाश के लिए एक सुरक्षित घर बनाने का अपना विचार साझा किया। व्यवसाय प्रबंधक ने नायक के चयन के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन वह प्रस्तुत योजनाओं से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने घोषणा की कि घर को विमानन सामग्री से मजबूत किया जाना चाहिए। बालकनी में वायु निस्पंदन प्रणाली और 360 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट मुक्त निगरानी प्रणाली जोड़ने के अलावा बुलेट प्रूफ ग्लास का उपयोग किया जाना चाहिए। सामने का दरवाजा बैंक तिजोरी के दरवाजे के समान सामग्री से बना होना चाहिए। अतिरिक्त क्यों? उसने प्रबंधक से कुछ हथियार प्राप्त करने का रास्ता खोजने को कहा। व्यवसाय प्रबंधक इन नवीनीकरणों और हथियारों की आवश्यकता से आश्चर्यचकित था। उसे हथियारों के अलावा सब कुछ मिल सकता था। झांग यी ने निष्कर्ष निकाला कि यह घर को एक किले में बदल देगा। अंतिम योजना की लागत 8 मिलियन युआ थी और जमा राशि का भुगतान करने के बाद उन्होंने उन्हें तुरंत काम शुरू करने के लिए कहा। इसके बाद उसे आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियार प्राप्त करने की आवश्यकता थी। उसने एक शिकार क्लब के मालिक को बुलाया और हथियार के रूप में कुछ क्रॉसबो प्राप्त करने में कामयाब रहा। जैसे ही वह घर लौटा, उसने जो 500 पूर्ण भोजन का ऑर्डर दिया था वह भी कई ट्रकों में आ गया। इसने आस पड़ोस के कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वे एक 5 सितारा होटल के डिलीवरी ट्रक थे जिनकी कीमत कम से कम 1 मिलियन युआ या उससे अधिक होगी। कुछ समय बाद झांग यी का घर भर गया। बिना समय बर्बाद किए उसने सब कुछ भंडारण स्थान में रख दिया। मूलतः क्यों? उसे अपने जीवन के कई वर्षों तक भोजन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगले दिन सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी सुरक्षित घर का निर्माण शुरू करने आए। इस दृश्य ने कई पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने झांग यी का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसने गलत दवा ली है। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि जब अंत आएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मजाक कौन कर रहा था। इसके बाद झांग यी उस कंपनी के मैनेजर के पास गया जहां वह काम करता था और दवा की आपूर्ति का एक हिस्सा खरीदा और बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत की पेशकश करते हुए सब कुछ खरीदने को प्राथमिकता दी, यहां तक कि जो पहले से ही अन्य कंपनियों को बेचा गया था। फिर उसने इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके घर पहुंचाया। उनकी हालिया संग्रहण गतिविधियों ने फैंग यूकिंग का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने पूछा कि क्या कुछ होने वाला है। उन्होंने उल्लेख किया कि वह हाल ही में उनके बारे में बहुत कुछ सोच रही थी। नायक फैंग यूकिंग की नकली चिंता का जवाब नहीं देना चाहता था, जिससे वह नाराज हो गई। झांग यी, वह बेकार लड़की जो उसके कहे अनुसार सब कुछ करती थी, उसने अचानक उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। उसका सबसे अच्छा दोस्त स्थिति पर हंसा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ बड़ा हो रहा होता तो देश निश्चित रूप से सभी को सूचित करता। उसे बस नोब्यूरिच झांग यी पर जीत हासिल करनी है ताकि वे लाभ उठा सकें। हफ्तों के बाद झांग यी का सुरक्षित घर सफलतापूर्वक बनाया गया। कंपनी ने इमारत की हर मंजिल पर ईडी निगरानी प्रणाली भी स्थापित की। झांग यी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। अब सप्लाई की केवल एक आखिरी खेप आने वाली थी। पीने के पानी के कई ट्रक लगातार पहुंचे। डिलीवरी ड्राइवरों में से एक उसका चाचा यू था, जो उसके पड़ोस में रहता है। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि उसके भतीजे ने इतने गैलन पीने का पानी क्यों मंगवाया। अपने पिछले जीवन में अंकल यू झांग यी के लिए कुछ अच्छे लोगों में से एक थे, इसलिए उन्होंने अपने चाचा से फुसफुसाकर कहा, इस साल मौसम बहुत ठंडा होने वाला है, आपको जल्द से जल्द तैयारी के लिए आपूर्ति का स्टॉक कर लेना चाहिए। यह सुनकर अंकल यू विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन झांग यी के गंभीर चेहरे को देखकर वह इसे गंभीरता से लेने से नहीं रोक सके। काम पर वापस जाओ, आलसी आदमी। अगले सप्ताहों में झांग यी ने अपना पैसा खर्च करने, अधिक से अधिक आपूर्ति जमा करने और हर दिन धनुष और तीर के साथ प्रशिक्षण लेने में अपना दिन बिताया। अत्यधिक ठंड पड़ने में केवल 3 दिन बचे थे, मौसम पहले से ही असामान्य था। अंतिम क्षण आ गया। झांग यी ने अपनी नौकरी पर, जहां वह स्टॉक सुपरवाइजर है, चाय बनाई और अपने कॉल इग्यूज अल को पीने के लिए आमंत्रित किया। शराब पीने के 1 घंटे बाद वे सभी बेहोश हो गए। निगरानी कैमरे बंद करने के बाद अब समय आ गया है कि वह शांतिपूर्वक वॉलमार्ट गोदाम से अल संसाधनों को चुरा ले। ईंधन, भोजन और उपकरण। वह जल्दी से गोदाम खाली कर देता है। बक्सों में से एक ने उनका ध्यान खींचा, ठंड प्रतिरोधी उपकरण जो हाल ही में कंपनी द्वारा खरीदा गया था। वे 0 से 100 डिग्री नीचे का तापमान भी झेल सकते हैं। अपनी संपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए झांग यी ने एक विशेष स्लीपिंग टीवी ली और अपने कॉल इग्यूज में शामिल हो गए। 2 घंटे बाद उसके कर्मचारियों ने उसे जगाया और कहा कि उन्होंने गड़बड़ कर दी है, गोदाम लूट लिया गया है, उन्होंने सब कुछ ले लिया है। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित होने का नाटक करता है। अल गोदाम उत्पाद कैसे गायब हो गए? मैनेजर ने गोदाम से सामान चोरी होने के बारे में पूछने पर उसे डांटा, यह जानते हुए कि पूरा गोदाम बिना कोई सुराग छोड़े एक ही बार में खाली कर दिया गया था और यहां तक कि कैमरे ने भी नहीं देखा। प्रबंधक ने तुरंत पर्यवेक्षक पर और अधिक लोगों के साथ इस अपराध की योजना बनाने का आरोप लगाया। झांग यी घबराहट से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वह इसके लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है। सभी को बयान देने के लिए थाने ले जाया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वे कैसे पता लगा सकते हैं कि गोदाम को टेलीपोर्ट किया गया था? पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारी का कहना है कि किसी भी हालत में शहर न छोड़े क्योंकि हर कोई संदिग्ध है। दुर्भावनापूर्वक झांग यी कहता है कि वह घर भी नहीं छोड़ेगा। 10 दिसंबर की यह घटना शहर में सुर्खियों में रही। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि 3 घंटे से भी कम समय में टनों आपूर्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसी दिन आसमान में भारी बर्फबारी भी शुरू हुई थी। झांग यी को पता था कि यह ठंडे सर्वनाश की शुरुआत थी। घर पर 3 दिन बाद जब सुपरनोवा विस्फोट से निकली शॉकवेव पूरे ग्रह पर तबाही लाती है तो रात भर में तापमान तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। खिड़की से भारी बर्फ को देखते हुए झांग यी कहते हैं कि इस बार कहानी अलग होगी। अपार्टमेंट मालिकों के समूह के लोग घबरा गए क्योंकि यह पहली बार था कि उन्होंने शहर में इतनी बर्फ देखी थी। बिल्डिंग समूह में सब कुछ का अवलोकन करते हुए झांग यी को पता है कि कई लोगों के लिए यह पहली और आखिरी बार था जब उन्होंने बर्फ देखी थी।
उनके पिछले जीवन में भारी बर्फीला तूफान पूरे 3 महीने तक चला और तापमान गिरता रहा, जिससे कई लोग जिन्होंने पहले से भोजन का स्टॉक नहीं किया था, ठंड से मर गए। ठंड के मौसम के दूसरे दिन आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहले से ही 1 मीटर की ऊंचाई तक भारी बर्फ जमा हो गई थी। भले ही लोगों ने अधिकतम हीटर चला लिया, फिर भी वे घर के अंदर ठंड से कांपते रहे। हालांकि झांग यी, जिसने पहले से हीटिंग उपकरण के कई टुकड़े तैयार किए थे, आराम से गर्म और आरामदायक था। अच्छी नींद के बाद झांग यी फोन के शोर से जाग गया। यह शरारती यूकिंग का फोन था, जिसमें उसने पूछा था कि क्या झांग यी को पिछले कुछ महीनों में हर दिन सामान जमा करने के दौरान तापमान में गिरावट के बारे में पता था, और उसने उसे सूचित भी क्यों नहीं किया, जो उसे इतना पसंद करती है। अब वह ठिठुर रही है और इंस्टेंट नूडल्स खा रही है। यह सुनकर झांग यी हंस पड़ी और उसने फोन रख दिया। उधर कमबख्त लड़की को गुस्सा आ गया। फिर उसने बेशर्मी से भोजन के लिए एक संदेश भेजा, और यह उस तरह का भी नहीं था। संदेश पढ़कर झांग यी ने थोड़ा ट्रोल करने का फैसला किया। उसने उसे वाइन के साथ स्टेक की एक तस्वीर भेजी, जिसे उसने तुरंत उच्च गुणवत्ता वाली वाग्यू और एक बहुत महंगी फ्रांसीसी वाइन के रूप में पहचान लिया। उसी क्षण कुछ खाने की इच्छा तीव्र हो गई, और उसने उससे इसे अपने साथ खाने और शराब भी पीने के लिए कहा। झांग यी की प्रतिक्रिया थी, अगर वह चाहती तो खुद बाजार जाकर इसे खरीद सकती थी। अपने गुस्से के बावजूद वह शांत हो गई, क्योंकि उसे झांग यी को भी खुश करने की जरूरत थी ताकि वह उसके स्थान पर भी जा सके। उसके बाद उसने उसे अनदेखा कर दिया और अपने भोजन का आनंद लेने के लिए वापस चला गया। तभी आईपैड स्क्रीन पर बिल्डिंग के निगरानी कैमरे में उन्होंने शो देखा। आंटी लिन, जो बिल्डिंग मैनेजर थीं, कह रही थीं कि घबराएं नहीं और खाने को लेकर लड़ाई न करें। चरम मौसम अधिकतम 2 या 3 दिनों तक रहेगा, और पड़ोस समिति इसमें सभी की मदद करेगी। आंटी लिन ने चेतावनी दी कि आपूर्ति की अत्यधिक जमाखोरी निषिद्ध है, और यदि इसका पता चला तो अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। हालांकि एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और सवाल किया कि वह कैसे आश्वस्त हो सकती है कि भारी बर्फबारी लंबे समय तक नहीं रहेगी। आसपास के निवासियों ने भी यह कहते हुए जानना चाहा कि यदि उन्होंने अब आपूर्ति का स्टॉक नहीं किया तो भोजन खत्म होने पर आंटी लिन जिम्मेदार होंगी। आंटी लिन ने तब कहा कि पड़ोस समिति इस मुद्दे की जिम्मेदारी लेगी, फिर ध्यान भटकाने के लिए झांग यी की ओर इशारा किया और कहा कि वह परेशानी पैदा न करें। उसने धमकियों की परवाह नहीं की और अपने बेहद सुरक्षित घर में वापस चला गया। 1 सप्ताह बीत गया और बाहर बर्फ गिरती रही। आंटी लिन ने भवन निर्माण समूह से झांग यी, जो युवा है, से भवन के दरवाजे से बर्फ हटाने के लिए कहा। उनका कहना है कि इसे साफ करना बेकार है, क्योंकि यह बाल्टी से नदी को सुखाने की कोशिश करने जैसा होगा। बर्फ हटाने के लिए आंटी लिन के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए झांग यी ने सुझाव दिया कि वह पड़ोस के अमीर लोगों से मदद मांगे। वह गुस्से में थी और स्पष्ट रूप से झगड़ा करने की कोशिश कर रही थी। गुस्से में उन्होंने कहा कि पड़ोस समिति की ओर से यह एक आदेश है, और जो कोई भी आदेश का विरोध करेगा उसे समस्याओं के लिए पड़ोस समिति द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। यह सवाल करते हुए कि आंटी लिन ने भारी सामान उठाने के लिए पड़ोस के अमीर लोगों को क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आंटी लिन चेन झेंग से पूछें कि बर्फ कैसे साफ करें। चेन झेंग एक कंस्ट्रक्शन बॉस हैं। उसके पास इसके लिए कर्मचारी हैं, और जिंग सॉन्ग एक अमीर आदमी है, और अगर वह हर किसी की तरह मदद नहीं करना चाहता है तो वह भुगतान कर सकता है। समूह में टिया लिन का अधिकार टूट गया, और संदेशों को पढ़ने के बाद लिन ने शाप देते हुए समूह के दोनों सदस्यों को चैट में टैग करते हुए एक साथ बर्फ साफ करने के लिए बुलाने का फैसला किया। संदेश देखने पर चेन झेंग तुरंत टिया लिन और झांग यी पर इस बात के लिए क्रोधित हो गए कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो वह स्थान उनका ही मालिक हो। जिंग सॉन्ग ने समूह में एक ऑडियो संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि वह कड़ी मेहनत करने में व्यस्त था, और यह दिखाने के लिए एक फोटो भेजा कि वह कितना व्यस्त था। टिया लिन अमीर आदमी की प्रतिक्रिया से क्रोधित थी, लेकिन उसने कुछ भी सवाल नहीं किया। उसने बस झांग यी पर यह भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। झांग यी ने चिंता नहीं की और बाकी को नजरअंदाज कर दिया। टिया लिन इतनी गुस्से में थी कि उसने शिकायत करने के लिए झांग यी को व्यक्तिगत रूप से बुलाया। उसने उसे धमकी दी कि अगर वह बेकार की बातें करती रही और उसे परेशान करती रही तो वह उसे मार डालेगा। डर से कांपते हुए उसने फोन रख दिया और समूह में और कुछ नहीं कहा। जब वह खाना खा रहा था, सामने के दरवाजे से एक तेज आवाज आई और चेन झेंग बाहर चिल्लाया, आप चैट में बहुत ऊंचे और शक्तिशाली अभिनय कर रहे थे, दूसरों को समूह में मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे थे। मैं तुम्हें अब मारने जा रहा हूं। पंख। झांग यी ने अपना धनुष पकड़ लिया और दरवाजे पर चला गया, जबकि चेन झेंग किक मार रहा था। उसने जादुई ढंग से दरवाजा खोलकर निशाना साधते हुए पूछा कि कौन पहले किसको मारेगा। झांग यी ने चेन झेंग की पिंडली पर तीर मारा। झांक के छेद से उसने फर्श पर पड़े एक अहंकारी व्यक्ति को देखा, जो लगातार दर्द से कराह रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मूर्ख और भोला लड़का, एक ईमानदार व्यक्ति, ऐसी प्रतिक्रिया करने का साहस करेगा। चेन झेंग को नहीं पता था कि यह झांग यी के बदला लेने की शुरुआत थी। ठंडे तापमान के कारण अगर समय पर इलाज न किया जाए तो चेन झेंग की मृत्यु हो सकती है। वह धीरे धीरे संक्रमण से मर जाएगा और कमजोर ठंड से मर जाएगा। लिफ्ट तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हुए उसने सोचा भी नहीं था कि यह बच्चा, जिसे उसने अपने जीवन में 3 बार देखा है, उसके साथ ऐसा करेगा। सच तो यह है कि झांग यी उसे तुरंत मार देना चाहता था। यह महसूस करते हुए वह डर गया। फोन उठाया और आपातकालीन कॉल की, लेकिन बर्फ के कारण कोई भी सहायता असंभव थी। इसलिए उसने ठंड और सुन्न पैर का फायदा उठाते हुए खुद का इलाज किया। उसने स्वयं तीर हटा दिया, फिर मालिक के समूह में धमकी देने के लिए फिर से फोन उठाया और झांग यी को अपने शब्दों पर नजर रखने के लिए कहा। चेन झेंग तुम्हें मार डालेगा। निडर होकर झांग यी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, दोबारा यहां आओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस वार्तालाप ने चैट समूह में जिज्ञासु लोगों को भयभीत कर दिया। आखिरकार क्षेत्र में किसी ने भी चेन झेंग के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होगी।
यह पहली बार था जब किसी ने सीधे उस आदमी का सामना किया। गुस्से में आकर उसने फोन उठाया और अपने सभी कर्मचारियों को बुला लिया। कुछ ही देर में लोगों का एक झुंड, जिनके हाथ में अपने अपने हथियार थे, उनके घर आ पहुंचे। बाल्दी उन सभी को झांग यी के दरवाजे तक ले गया। झांग यी, आपने हमारे बड़े भाई को नाराज कर दिया। आज आपकी मृत्यु का दिन है। दरवाजे पर जो लकड़ी का बना हुआ था, हमला करके उसकी तलवार टूट गई और वह चक्कर खाकर उड़ गया। बाल्दी ने डरते हुए कहा कि यह दरवाजा शुद्ध धातु का बना है। इस बच्चे के कितने दुश्मन हैं? उनका घर बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित है। सुरक्षा कैमरों को देखते हुए झांग यी ने कहा कि वे कमजोर लग रहे थे और भूखे होंगे। क्रोधी और क्रोधी लोगों का समूह। झांग यी के मन में पानी की नली लेने और उसे रसोई के नल से चालू करने का विचार आया। बाहर काम कर रहे मजदूरों ने दरवाजा खुलने का रास्ता देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वह कोई तीर नहीं था, इसलिए कोई खतरा नहीं था। नली ने उन सभी पर ठंडा पानी छिड़का। उनमें से एक झुंड जमी हुई जमीन पर गिर गया। केवल कुछ ही भागने में सफल रहे। इस दृश्य ने झांग यी को काफी संतुष्ट किया। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडा पानी हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। चेन जिंग के घर में उनमें से 3 जो बच गए थे, ठंड से कांपते हुए एक साथ छिप गए। उसने गुस्से से पूछा, क्या हुआ? पूरा समूह एक लड़के को नहीं पकड़ सका। तीनों ने बताया कि झांग यी बहुत चतुर था। उसने अपार्टमेंट में चोरोधी स्टील का दरवाजा लगाया। उसने दरवाजे में एक छेद से हम सभी पर ठंडा पानी छिड़का। चेन जिंग ने कहा कि वह वहां हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। उसके द्वार पर दिन रात पहरा देने के लिए कुछ आदमी लगाओ। जब उसे घर से बाहर जाने की जरूरत हो तो उसे पकड़कर ले आएं। इमारत के प्रवेश द्वार पर अंकल यू ने कुछ लोगों को आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर बर्फ हटाने के लिए प्रेरित किया और भोजन को फिर से जमा करने के लिए सुपरमार्केट तक रास्ता खोदने की योजना बनाई। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि जैसा कि झांग यी ने कहा, वे उतनी तेजी से खुदाई नहीं कर सकते जितनी तेजी से बर्फ गिरी। थोड़ी देर बाद उन्होंने हार मान ली और लौटने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर झांग यी ने कहा कि मानव शक्ति इस आकार को हरा नहीं सकती। भले ही टेलीविजन सभी नागरिकों को आश्वस्त कर रहा है कि देश बर्फीले आपदा पर जीत हासिल कर रहा है, झांग यी एकमात्र व्यक्ति है जो जानता है कि वैश्विक आबादी का 95% इस बर्फीले आपदा में मर गया। उसका आजीवन जुनून एक संदेश भेजकर पूछता है कि क्या वह ठीक है। यदि वह सच्चाई नहीं जानती तो वह यहाँ उसके साथ विलासिता में रह सकती थी। झांग यी का कहना है कि वह ठीक है। वह कहती है कि उसके पास खाना खत्म हो गया है और उसे याद दिलाती है कि उसने बहुत सारा सामान खरीदा है। मुझे कुछ दो और बाद में मैं तुम्हें यहाँ रात्रि भोज पर आमंत्रित करूंगा। धूर्तता से झांग यी एक झींगा मछली की तस्वीर भेजता है और कहता है कि यह पहले से ही रात के खाने के लिए परोसा जा रहा है। यह देखकर वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि इसीलिए वह सिंगल है। उसके साथ उसकी संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने भी अवसर का लाभ उठाते हुए एक संदेश भेजा और कहा, आपने फैंग युकिन को अब दुखी कर दिया है। इस मैसेज को देखकर झांग यी का कहना है कि ये छोटा सा ड्रामा कमजोर है। सबसे अच्छे दोस्त ने यह कहते हुए हार मान ली कि बर्फ लंबे समय तक नहीं टिकेगी। वह अपने प्यारे पड़ोसियों की मदद क्यों नहीं कर सकता? वह फैंग युकिन को भी जीत सकता है। यह उसके लिए बहुत अच्छा होगा। झांग यी नजरअंदाज कर देता है और सिर्फ ओह के साथ जवाब देता है। इससे दूसरी कुतिया भी नाराज हो जाती है। यह हारा हुआ व्यक्ति अचानक अल्फा सिग्मा रेड पिल बन गया। युकिन ने यह पता लगाने की कोशिश करना छोड़ दिया कि उसका हारा हुआ रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया। उनका विचार है कि यदि इस हारे हुए व्यक्ति की अब सेवा नहीं की जाती है तो वे कम पैसे के साथ किसी अन्य का उपयोग कर सकते हैं। युकिन ने एक और हारे हुए व्यक्ति झो पेंग को बुलाया। वह दौड़ता हुआ आया और सामान का एक बड़ा थैला लेकर आया और कहा कि इसमें उसके पास सारा भोजन है। इससे पहले कि युकिन किसी अन्य मूर्ख को मूर्ख बना सके, उसके दोस्त ने उसके चेहरे पर दरवाजा पटक दिया। कुतिया की अभिव्यक्ति से उसे कोई परवाह नहीं थी। वह बस उसे नजरअंदाज करने के लिए झांग यी से बदला लेने के बारे में सोच रही थी। इस अतिरिक्त बैग के साथ 5 दिन बीत गए और बर्फ बढ़ती रही। असली नाटक शुरू होने का इंतजार करते हुए चिकन का एक टुकड़ा खाते समय बिजली कट जाने से सभी इमारतें अंधेरे में थीं। जल्द ही पड़ोसी अपने घरों से बाहर आने लगे और एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या उनके पास बिजली है। अब पानी और बिजली बंद होने से हीटर काम नहीं कर रहे हैं। इतनी ठंड हो रही थी कि अंदर कंबल के नीचे दम तोड़ दिया जाए। चिकन खत्म करने से पहले झांग यी अपने दांत निकाल रहा था और जनरेटर चालू कर रहा था जो उसने पहले खरीदा था। यह चोरी हो गई क्योंकि उसने गोदाम में भी ऐसा किया था। पड़ोस समिति की सदस्य आंटी लिन अपने पोते को पकड़ते हुए कांप रही हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि बर्फीला तूफान इतने लंबे समय तक चलेगा। ग्रुप में एक मैसेज आता है कि सिर्फ उसके पास है। कोई कह रहा है कि यह एक वैश्विक बर्फीला तूफान है जो हर 1 लाख वर्षों में एक बार आता है। हम बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना के कगार पर हो सकते हैं। देश के कई महत्वपूर्ण शहर पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। हर किसी को अधिक आपूर्ति का स्टॉक करना चाहिए। यह पढ़कर आंटी लिन चौंक गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि बर्फीली आपदा इतनी गंभीर होगी। फिर उसने एक योजना सोची। यह समाचार मिलने से पहले उसे सभी निवासियों को अपना भोजन त्यागने की आवश्यकता है। आंटी लिन ने मालिक के समूह में एक संदेश पोस्ट करते हुए कहा कि चिंता न करें, यह आपदा अस्थायी है। कर्मचारी फिलहाल पानी और बिजली की रुकावटों की मरम्मत कर रहे हैं। अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया है। इन असाधारण परिस्थितियों के कारण पड़ोस समिति सभी संपत्ति मालिकों का प्रबंधन करेगी। सहयोग नहीं करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। इस संदेश को देखकर हर कोई असंतुष्ट हो जाता है, खासकर चेन झेंग।
लेकिन भले ही वह प्रभावशाली हो, अगर यह पुलिस का आदेश है तो उसे पालन करना होगा। इस बीच तियानलिन समूह चैट में जारी है। बर्फीले तूफान की गंभीरता के कारण पड़ोस समिति ने इस संकट से उबरने में मदद करने के लिए प्रत्येक मालिक से सभी आपूर्ति एकत्र करने और उन्हें सभी को समान रूप से वितरित करने का निर्णय लिया है। इस संदेश को देखकर झांग यी को याद आया कि उसने अपने पिछले जीवन में भी ऐसा ही किया था और सभी निवासियों से भोजन चुराया था। तियानलिन की गलती झांग यी को निजी तौर पर एक संदेश भेजना था जिसमें कहा गया था, मेरे भतीजे, तुम गोदाम में काम करते हो। मैंने तुम्हें पिछली बार 3 ट्रक सामान खरीदते हुए देखा था। आपने ढेर सारा खाना जमा कर लिया होगा। अपना काम करने की बारी आपकी है। गुस्से में झांग यी तुरंत एक ऑडियो संदेश के साथ जवाब देता है, तुम हथियारबंद कुतिया हो, झूठे लोग। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया और घर पर सामान खत्म हो गया। जब वह इमारत से इकट्ठा करे तो मेरे साथ कुछ साझा करने आए। इस ऑडियो को सुनकर बुजुर्ग महिला को गुस्से से लगभग दिल का दौरा पड़ गया। वह इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बर्बाद कर सकता था। लेकिन यह महसूस करते हुए कि वह और उसका पोता बेहद संकट में हैं और झांग यी पर निर्भर हैं, महिला शांत हो जाती है और दयालुता से जवाब देती है, यह संगठन का आदेश है, तुम्हें आज्ञा माननी होगी। बर्फ गुजरने के बाद मैं आपके अच्छे कार्यों की रिपोर्ट संगठन को दूंगा। यदि झांग यी अपने जीवन में आखिरी बार नहीं मरा होता तो उसे उस पर विश्वास होता। तो वह दांत पीसते हुए जवाब देता है, आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं भूखा हूं। कृपया कृपया मुझे कुछ इंस्टेंट नूडल्स भेजे तो कैसा रहेगा। यह सुनकर तियानलिन खुद को रोक नहीं सका और झांग यी को जवाब दिया, अपनी आपूर्ति को सरेंडर करने से इनकार करना संगठन के खिलाफ जाने के समान है। मैं निश्चित रूप से आप सभी को रिपोर्ट करूंगा। झांग यी ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि वह कुछ भी नहीं है। इससे तियानलिन इतनी घबरा गई कि उसने झांग यी की तरह गुस्से में आकर अपना फोन दीवार पर पटक दिया। कोई लाभ नहीं मिलने के बाद तियानलिन ने अन्य मालिकों पर ध्यान केंद्रित किया। यदि वह उनमें से कुछ को धोखा दे सके तो यह पर्याप्त होगा। 2 दिन बाद तियानलिन के झूठ बोलने पर कई मालिकों ने अपनी आपूर्ति बुढ़िया के घर भेज दी। इस स्थिति को देखकर झांग यी ने सोचा कि इस सर्वनाश के बाद की दुनिया में हर कोई किसी पर विश्वास करके मूर्ख है। इतने लंबे समय के बाद पूरी दुनिया में अराजकता मची होगी। पर्याप्त भोजन नहीं। लोग केवल भूख से मरने या भोजन की तलाश में इंतजार कर सकते थे। कई मालिकों ने चैट में तियानलिन को टैग करना शुरू कर दिया और उन आपूर्तियों के बारे में पूछना शुरू कर दिया जिन्हें समान रूप से वितरित किया जाना था। हम में से कई लोगों के पास घर पर खाना नहीं है। मुझे खाना चाहिए वरना मैं तुम्हें खा लूंगा, तियानलिन। कुटिल ट्रस्टी ने मांगों का जवाब देते हुए मजाक उड़ाया, तुम बेवकूफ हो। ये आपूर्तियां मेरी कड़ी मेहनत से प्राप्त हुई। मुझे उन्हें क्यों देना चाहिए। उसी समय उसका फोन बजा और यह देखकर कि यह चेन झेंग था, उसे ठंड से पसीना आने लगा। आप एक बूढ़ी औरत से क्या चाहते हैं? चेन झेंग ने ठंडे स्वर में कहा। तियानलिन, तुमने सच में धोखा दिया और सभी का सामान अपने घर ले गए। उसने निर्दोष होने का नाटक करते हुए कहा कि यह सामुदायिक समिति की व्यवस्था थी और वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। चेन झेंग ने तब कहा कि यह एकदम सही है। उनमें से 10 आपूर्ति वितरित करने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर तियानलिन ने बहस करने की कोशिश करते हुए कहा, इन आपूर्तियों को अभी तक हल नहीं किया गया है। कुछ मालिकों ने अभी तक अपनी आपूर्ति नहीं सौंपी है, इसलिए हम अभी उनका वितरण शुरू नहीं कर सकते। तो ठीक है, चेन झेंग ने अपने भूखे साथियों के साथ उसके घर पर धावा बोल दिया। इस अराजकता में अब कोई कानून नहीं है और उसने बुढ़िया के चेहरे पर तमाचा मारा। आज वही न्याय करता होंगे। इस बीच झांग यी ने शांति से सॉसेज खाते हुए निगरानी कैमरे पर सब कुछ देखा। उनके पास तियानलिन के घर की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने और इसे बिल्डिंग ग्रुप चैट में साझा करने का भी विचार था। यह देखकर कि वे सारा खाना ले जा रहे थे और कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे, उसने चेन झेंग को रोकने की कोशिश की। यहाँ कुछ आपूर्तियां वे हैं जिनका मैंने व्यक्तिगत रूप से स्टॉक किया था। इन आपूर्तियों के बिना वह और उसका पोता कैसे जीवित रहेंगे? चेन झेंग ने कहा, भाड़ में जाओ, और बुढ़िया को लात मार दी। सदमे में पोते ने अपनी दादी का बचाव करने के लिए ब्लेड चाकू उठाया और उसने एक लड़के के लंड पर वार कर दिया। दर्द महसूस करने के बाद कार्यकर्ता ने लड़के की छाती पर लात मारी, जबकि अन्य लोग उस पर हंस रहे थे। चेन झेंग ने इसके लिए कोई चिंता नहीं दिखाई और यहां तक कहा कि हमें धोखा देने के लिए वह इसी योग्य है। हम सिर्फ न्याय दे रहे हैं। निवास समूह के माध्यम से सब कुछ देखकर उन्होंने भी तालियां बजाईं और इसका आनंद लिया। कि पुराने धोखेबाज, आप घोटालेबाजों से इसी तरह निपटते हैं। उन्होंने चेन झेंग को धन्यवाद दिया। इन संदेशों को देखकर झांग यी ने कहा कि ये बेवकूफ असली समस्या को नहीं समझते हैं। आज चेन झेंग ने बूढ़ी महिला लिन के घर पर आक्रमण किया, कल वह आप पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन चूंकि यह सब झांग यी के लिए जोखिम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, उनका कहना है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उसका स्टील का दरवाजा इन लोगों के हाथ में कभी नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद तियानलिन निवास समूह में मदद मांग रहा था। क्या किसी के पास हेमोस्टैटिक दवाएं, घाव की दवाई और एंटीबायोटिक्स हैं? मेरे पोते को चेन झेंग ने गोली मार दी थी। पोते की सर्जरी के लिए डॉक्टर शियाओहो को तत्काल इन दवाओं की जरूरत है। यह सुनकर झांग यी की आंखें चौड़ी हो गईं। डॉ जियाओहो अपने पिछले जीवन में एक दयालु डॉक्टर थे। यहां हम देखते हैं कि उसकी आंखें अलग अलग दिशाओं में क्यों घूमती हैं। तियानलिन ने दवा के लिए अपील की और इसे प्रदान करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त किया, लेकिन उसे आवाज से केवल शांति मिली। कोई भी विश्वास या मदद नहीं करना चाहता था। झांग यी ने यह देखकर सोचा कि यह अवश्य ही कर्म होगा। बाहर बर्फीला तूफान 1 सप्ताह से अधिक समय तक चला। बर्फ से लगभग हर चीज अस्त व्यस्त हो गई और पूरा भूतल ढक गया।
यदि लड़के को डॉक्टर ने बचा भी लिया तो क्या वह भोजन के बिना जीवित रहेगा? कई लोगों ने समाचारों से सुना है कि यह एक वैश्विक बर्फीला तूफान था जो हर 1 लाख वर्षों में एक बार आता है। पूरी दुनिया लगभग बर्फीले तूफान में दब गई थी। कुछ उत्तरी शहरों में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया। कई निवासियों ने, जिन्होंने दक्षिण की ओर जाने की कोशिश की, रास्ते में ही ठिठुर कर मर गए। निवास समूह में तियान लिन ने फिर से मदद मांगना शुरू कर दिया। मेरा प्यारा पोता 2 दिन से भूखा है। वह तो अभी बच्चा है। क्या आप वहां बैठकर उसे मरते हुए देखेंगे? वह आपूर्ति के लिए भुगतान करने को तैयार थी। यह देखकर निवासियों ने $2000 में इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट बेचना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने उसके पोते की मदद की। झांग ही को हमेशा की तरह सब कुछ देखकर यह मनोरंजक लगा। लोग अपने सामने आने वाले सर्वनाश को नहीं समझते। जल्द ही उन्हें पैसे खाने पड़ेंगे। एक अमीर व्यक्ति और चीजों के बारे में जानकार होने के नाते जिंगजोंग ने उन सभी से भोजन खरीदना शुरू कर दिया जिन्होंने इसे बहुत सारे पैसे में बेचा था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस सर्वनाशकारी दुनिया में आप पैसा नहीं खा सकते। एक अकेली मां ने ग्रुप में मदद की अपील भी की। उसकी बेटी भूख से मरने वाली थी और उसे उम्मीद थी कि हर कोई उसकी मदद कर सकता है। झांग ही का कहना है कि पिछले जन्म में यह महिला अपनी बेटी के साथ लंबे समय तक जीवित रही, इसलिए यह सब अच्छा है। ठंड को 10 दिन हो गए थे। झांग ही हमेशा की तरह घर पर थे, आराम का आनंद ले रहे थे। इसी समय फोन की घंटी बजी। यह देखकर कि यह कौन था, वह हंसा। उन्होंने वीडियो कॉल खोला और कहा कि वे पतले लग रहे हैं, तो क्या वे अच्छा खा रहे हैं? मुर्गे को देखकर उन दोनों की आंखें तुरंत नम हो गईं और उन्होंने पूछा कि उसके घर पर अभी भी इतना खाना क्यों है और इतनी ठंड में उसे पसीना क्यों आ रहा है। मजाक उड़ाते हुए वह कहता है कि उसके घर में एक चिमनी है। यह बहुत गर्म है और वह मजाक में कहता है कि वह ताजी हवा लेने के लिए बाहर दौड़ने के बारे में भी सोच रहा है। यूकिंग ने झांग ही पर लार टपकाते हुए कहा कि वह अद्भुत है। उसने उसके साथ अंदर स्नान करने के लिए कहा। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और मजाक भी किया। झांग ही की बातों पर लड़की तुरंत गुस्सा हो गई। यदि आप मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो क्या ऐसा ही है? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं हारा हुआ हूं? झांग ही ने पूछा। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो अपने अमीर लड़के को ढूंढो। और उसने फोन रख दिया। दूसरी ओर यूकिंग इतनी क्रोधित हो गई कि उसने अपना फोन जमीन पर फेंक दिया। उसका हारा हुआ अब हारा हुआ नहीं था। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने अभी भी झांग ही की प्रशंसा की। यह व्यक्ति कमाल का है। अभी उसकी जगह पर सामान का आनंद नहीं लेना उसका नुकसान है। वह उन अमीर लड़कों से बेहतर है जिनके साथ वे घूमते थे। दोनों के बीच हाथापाई हो गई क्योंकि लड़की को गूंगी कहलाना स्वीकार नहीं था। इस बीच सरकार ने बर्फीली आपदा की खबर छिपाना बंद कर दिया और एक टीवी घोषणा जारी की। सभी की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति केवल रात में उपलब्ध होगी और फिर भी वोल्टेज केवल कम शक्ति वाले उपकरणों के लिए पर्याप्त होगा। वर्तमान में सभी प्रमुख बिजली संयंत्र बंद हैं और बिजली दुर्लभ है। हर किसी को अपने सेल फोन और 1 या 2 लैंप का ही उपयोग करना चाहिए। कोई विद्युत शावर नहीं। अब हर कोई जानता है कि बर्फीले आपदा की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। अपनी दोस्ती खोए बिना 10 मिनट तक लड़ने के बाद यूकिंग और उसके दोस्त ने और अधिक प्रत्यक्ष होने का फैसला किया। यूकिंग ने फोन उठाया और हारने वाले झो पेंग को फोन किया और एक कहानी बताई कि कैसे झांग ही सिर्फ इसलिए उसकी पवित्रता को धूमिल करना चाहता था क्योंकि उसके पास भोजन था। यह सुनकर झो पेंग नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि झांग ही एक बदमाश है और उसे नीचे उतारने की जरूरत है। यह देखकर कि झो पेंग गुस्से में था, यूकिंग आगे बढ़ गया और हारने वाले को गुमराह किया कि वह अब झांग ही के घर को लूटने जा रहा है। कुछ ही समय में वे तीनों उसके दरवाजे पर थे। प्रत्येक के पास रसोई का चाकू छिपा हुआ था, दस्तक दे रहे थे और कैमरे के माध्यम से सब कुछ देख रहे थे। झांग ही ने अंतिम हारे हुए व्यक्ति को देखा और जानता था कि उनमें से किसी को भी कैमरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने दस्तक दी और अपने पास मौजूद दवा को खाने के बदले में देने को कहा। उन्हें बरगलाने की उनकी कोशिश से क्रोधित होकर झांग ही ने आक्रामक होने का फैसला किया और उन पर पानी छिड़कने के लिए नली पकड़ ली और समस्याओं को समाप्त कर दिया। जब उसने जमा हुए कूड़ेदान को देखा तो उसका मन बदल गया। उनका विचार स्पष्ट था, लेकिन जादुई तरीके से, मुझे नहीं पता कि कैसे, उन्होंने नली से तीनों पर मल छिड़क दिया जिससे सब कुछ कचरे से भरा हुआ रह गया और कहा कि यही वह भोजन है जिसके वे हकदार हैं, वे खा सकते हैं। झो पेंग ने गुस्से में आकर दरवाजे पर हाथ मारा, लेकिन उसे खरोंच नहीं आई, उसके हाथ में चोट लग गई। इस पर हंसते हुए झांग ही ने स्पीकर के जरिए कहा कि दरवाजा स्टील का बना है और वे इसे नहीं खोल सकते। थोड़ी देर के बाद झांग ही ने उन्हें छोड़ दिया और सो गए। हालांकि अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। हालांकि वह जानता था कि देरसबेर जंगल का कानून अमल में लाया जाएगा, फिर भी अचानक चली गोली ने उसे चौंका दिया। टैबलेट पर निगरानी कैमरे की छवियों की जांच करने पर उन्हें एहसास हुआ कि चेन झेंग और उनके कर्मचारी घर घर जाकर आपूर्ति चुरा रहे थे। सर्वनाश के दौरान कई लोगों का वही हश्र हुआ जो उनके पिछले जीवन में हुआ था। उन्होंने भवन निर्माण समूहों को वह क्या कर सकते थे इसकी तस्वीरें भी भेजीं और दावा किया कि अब सभी इमारतों पर उनका नियंत्रण है। निगरानी कैमरों के माध्यम से स्थिति को देखते हुए एक नया समूह बनाया गया जहां कई निवासियों ने चैट में चेन झेंग के कार्यों की निंदा की और जल्द ही उसके खिलाफ जाने की आवश्यकता बताई। झांग ही को भी ग्रुप में जोड़ा गया और उन्होंने संदेश पढ़े। इस सब का आनंद लेते हुए एक सेवानिवृत्त अनुभवी ने समर्थन प्राप्त करते हुए चेन झेंग के खिलाफ हमले का नेतृत्व करने का प्रस्ताव रखा।
वयोवृद्ध चाचा ने सुझाव दिया कि सुरक्षा और हथियार सुनिश्चित करने के लिए उन्हें युवा स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। चैट में मौजूद एक महिला ने तुरंत एक ऑडियो भेजकर पूछा, आंटी लिन ने दूसरे दिन उनसे चोरी की, क्या हम अंकल पर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें हथियार दे सकते हैं? इसने निवासियों को दो समूहों में विभाजित कर दिया। आधे लोग चेन झेंग के पीछे जाना चाहते थे और बाकी लोग चाचा पर भरोसा नहीं कर रहे थे। समूह चैट में चर्चा को देखते हुए, कभी कभी कुछ खाते हुए और कैमरे के माध्यम से चेन झेंग को अधिक से अधिक घरों में चोरी करते हुए देखते हुए झांग यी ने फैसला किया कि उसे इस आदमी को नीचे गिराने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी उसके खिलाफ जाएगा वह अंततः चोरी कर लेगा। सिर के लिए गोली, यह हर किसी के लिए उचित नहीं है। अगली सुबह एक निवासी जिसने चेन झेंग के पीछे जाने में अनुभवी की मदद करने का विरोध किया, उसने निवासियों के समूह में मदद के लिए फोन किया। उसका दरवाजा जबरदस्ती खोला जा रहा था और वह अगली होगी। उसे घसीटकर बाहर निकालने में देर नहीं लगी और जो होना था वही हुआ। यूकिंग और उसके दोस्त घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अगला हिस्सा बनने के लिए एक योजना की जरूरत है। लड़की का विचार यह खबर फैलाना था कि झांग यी के पास आपूर्ति का भंडार है और सभी को उसके घर पर कब्जा करने के लिए एकजुट होने के लिए इकट्ठा करना था। उन्होंने उसे नए समूह में शामिल कर लिया ताकि उसे पता चल सके, लेकिन झांग यी ने इसकी परवाह नहीं की और कहा कि यह ठीक है। उन्होंने तर्क दिया कि चेन झेंग से खुद को बचाने के लिए उन्हें चारों के साथ सेना में शामिल होना चाहिए। झांग यी की प्रतिक्रिया बस समूह छोड़ने की थी। झांग यी के रवैये में इस बदलाव ने यूकिंग और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। मात्र 3 महीने पहले का यह हारा हुआ व्यक्ति अब इतना दृढ़ कैसे हो सकता है? वे चर्चा करने लगे कि झांग यी के घर में कैसे सेंध लगाई जाए और उसका किला कैसे चुराया जाए। स्मार्ट चश्मे वाला लड़का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। यहाँ उसका दोस्त ताले तोड़ना जानता है। उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश करने का फैसला किया और छाते रख दिए ताकि दोबारा उन पर पानी या कचरा न पड़े। झांग यी ने निगरानी कैमरों के माध्यम से देखते हुए हाई वोल्टेज रक्षा सुविधा को सक्रिय किया।